हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद पर। तो भाई जैसा कि हमें पता है कि आने वाले कुछ महीनों में सीबीएसई 12th और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम लेने वाला है। अभी तक कुछ डेट का कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन शायद कुछ ही दिनों बाद जैसे ही 12th और 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद सीबीएसई शायद अनाउंस कर देगी 12th और 10th के बोर्ड की एग्ज़ाम डेट क्या होंगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम किस तरीके से देना है ताकि हमारे अच्छे नंबर आएँ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें एनसीईआरटी बुक्स किस तरीके से पढ़नी है, हमें उसका एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और इसीलिए ये जो वीडियो है इसको देखने से पहले आप पहले एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या हो, ये वीडियो जाकर एक बार चैनल पर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली है और अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो हमें पता है कि 2 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसमें कई सारी तरह की चीज़ें माइंड में चलती हैं कि भाई क्या ऐसा करें कि हमारे नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं, उसमें ग्रोथ आए। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस लास्ट 2 मंथ में करनी है। तो मैं इसमें सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि आप आंसर शीट में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रिटर्न में जोड़नी है। अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम आपको पता है कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है तो सीधी सी बात है कि आपके रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ही आपको नंबर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात इसी पे करेंगे कि हम वो कौन कौन सी चीज़ें करें कि हमारी आंसर शीट में नंबर ज़्यादा आएँ। देखिए, जब भी बात होती है बोर्ड एग्ज़ाम में 90% मार्क्स किस तरीके से लाए जाएँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम 2 या 3 जो स्ट्रेटेजी होती हैं अगर उस पे भी काम कर ले तो भी हमारे नंबर में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम 5 स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। अगर आप उसे ईमानदारी से फॉलो करते हो और पूरे फोकस के साथ उसे करते हो तो ये मेरी श्योरिटी है कि आपके नंबर इंक्रीज़ भी होंगे और 90% मार्क्स आपके आप पूरी ईमानदारी से करते हो तो ज़रूर आएंगे। तो बात करते हैं हमारी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। तो भाई आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। आप कोई बच्चे नहीं हो जो आप छोटे क्लास का फॉर्मेट इस्तेमाल करो। जो आपने 6th क्लास में किया, 8th क्लास में किया, वही अगर करोगे तो भाई नंबर भी उसी तरीके से मिलेंगे। तो हमें बात करनी है यहाँ पर 10th और 12th लेवल के हिसाब का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही है कि हमें फॉर्मेट ऐसा इस्तेमाल करना है जो 10th और 12th को मैच करे। तो फॉर्मेट में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके 10th और 12th लेवल को मैच करेंगी। पहली चीज़ तो ये कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना शुरू करो। सेकंड, आप हेडिंग और सब हेडिंग्स का यूज़ करना शुरू करो। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैं मानता हूँ कि आप अंडरलाइन करो आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। तो ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कहाँ पे करना है आपको वो पता होना चाहिए। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो होती हैं हम सबको पता है कि वो ब्लैक से लिखा जाता है। नहीं पता तो अब पता लग गया होगा कि हेडिंग और सब हेडिंग्स भी लिखी जाती हैं वो ब्लैक से लिखी जाती हैं। और अंडरलाइन हमें किन चीज़ों को करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है। आप पूरा का पूरा एक लॉन्ग आंसर लिखते हो, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको भी पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप पूरी लाइन को कभी भी अंडरलाइन मत करना, क्योंकि आप पूरी लाइन को अंडरलाइन करोगे तो इससे ये पता लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप निकालो, अगर आपने उसमें कोई डाटा लिखा है, किसी पर्सन का नाम लिखा है, या फिर आपको लगता है कोई आप एग्जाम्पल लिख रहे हो तो वो जो आपने एग्जाम्पल लिखा है उसके ऊपर थोड़ा सा अंडरलाइन करो। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको अंडरलाइन कहाँ करनी है, आपको हेडिंग और सब हेडिंग्स कौन से लिखने हैं। और हमेशा कोशिश करो कि हेडिंग और सब हेडिंग ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, ये बिल्कुल शॉर्ट में होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल जो हमें करना है, तो आप जब भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसा कुछ भी लिखते हो तो इन सब के साथ आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। और जो नॉर्मली हम करते हैं आंसर में ब्लू पेन का इस्तेमाल, तो वो बाकी जब भी आप एग्जाम्पल लिखते हो तो उस एग्जाम्पल में जो आपने एग्जाम्पल लिखा या फिर हिंदी में उदाहरण लिखा उसको ब्लैक से लिखो ताकि टीचर को वो उदाहरण या एग्जाम्पल दिखाई दे। तो ये कुछ फॉर्मेट के 3 पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि इनका यूज़ कैसे करना है। और अगर मतलब इसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है, इनको किस तरीके से सही तरीके से लिखा जाए, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं एक सीट लेकर आऊँ जिसमें आपको बताऊँ कि किस तरीके से करना है, तो कमेंट करके बता देना कि भाई मुझे अगर सीट पर आपको ये समझाना हो तो मैं एक नई वीडियो इस पर बना दूंगा। तो इसके बाद बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो भाई फॉर्मेट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है वो है राइटिंग।
आप एक टीचर हो और आप एक अगर स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हो, उसमें राइटिंग थोड़ी ख़राब है, उसने अच्छा भी लिखा होगा तो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि चल ठीक है, राइटिंग ख़राब है, दे देता हूँ नंबर। लेकिन मन में हमेशा ये रहेगा कि अगर अच्छी राइटिंग होती तो मैं शायद इसे और ज़्यादा नंबर देता। तो अगर आप एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग से फ़र्क पड़ता है। आपके नंबर जो एक नॉर्मल तरीके से अगर आप 6 में से 5 नंबर लेके आ रहे हो या 4 नंबर लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं राइटिंग उसे बढ़ा सकती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए वो तो ज़रूरी है, लेकिन राइटिंग भी अगर अच्छी होगी तो आपके नंबर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएंगे। तो राइटिंग पर भी फोकस करना ज़रूरी है। तो फॉर्मेट और राइटिंग के बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, और वो तीसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ डाटा एंड मैप। तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हों, हिस्ट्री के हों, पॉलिटिकल के हों, या फिर किसी अदर सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हों, हम सबको पता है कि एक ऐसा क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जिसमें डाटा या फिर मैप की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ज्योग्राफी में उठाकर देख लो या फिर इकोनॉमिक्स में उठाकर देख लो, जब हम डाटा के साथ, मतलब हम एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक आंसर लिख रहे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन में हमने डाटा का यूज़ किया है, हमने बताया कि भाई स्टेट वाइज हमने डाटा बताया या फिर कंट्री वाइज हमने डाटा बताया, तो उससे टीचर के एक इम्प्रेशन जाता है कि भाई ये बच्चा जो है ये यूनिक है, ये बाकियों से अलग है। और साथ ही साथ कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैप का यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि उद्योगों का वितरण भारत में बताइए, तो भारत में जब आप उद्योगों का वितरण बताओगे तो उसमें आप क्या करोगे, आप एक इंडिया का मैप ड्रॉ करके उसमें ये दिखा दोगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर उद्योगों का वितरण हो रखा है। तो ये दिखाता है कि आपको डाटा और मैप दोनों का आंसर में यूज़ करना आता है, और ये टीचर के ऊपर जो इम्प्रेशन डालेगा उससे आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। तो अगर इन 2 मंथ में हम फॉर्मेट, राइटिंग, यूज़ ऑफ डाटा एंड मैप का अगर पूरी पूरी प्रैक्टिस करते हैं, तो चौथी एक और चीज़ है जिसका हमें यूज़ करना है, और इन्हीं 2 महीनों के अंदर हमें वो चीज़ सीखनी है, वो है स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क आखिर है क्या? तो भाई कई बार ऐसा होता है, हम एग्ज़ाम में जाते हैं, हम जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 3 या 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर हमें प्रॉपर नहीं आते। या तो हमें हाफ आंसर आता है, या फिर हमें ये पता है कि भाई ये कौन से चैप्टर से है, लेकिन इसका पूरा आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा डाटा लगेगा, हमें वो नहीं पता। तो यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है कि हम उसमें कुछ लिख के आ जाते हैं, 6 में से 3 नंबर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि यार अगर वो क्वेश्चन हमें आता तो हमारे शायद नंबर ज़्यादा होते, शायद क्या पता 90% क्रॉस कर जाते। तो यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क यूज़ करना है। अब स्मार्ट वर्क आखिर है क्या? तो भाई जो भी अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप कुछ मत करें, सिंपल सा ये देखें कि क्या वो आपको ये पता है कि वो कौन से चैप्टर से है। और अगर आपको ये पता है कि वो किस चैप्टर से है, तो आधा काम तो यहीं पर हो गया। हमें पता है कि हम इसमें एक भी नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि हमें वो आंसर पता ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है। तो वहाँ पर जो 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपको आता ही नहीं था, वहाँ पे यही तरीका है कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसा कंटेंट लिखे जो क्वेश्चन से हल्का फुल्का मैच कर रहा है। अगर हल्का फुल्का भी वो मैच करेगा, और आपने हेडिंग, सब हेडिंग, जो हमने पहला पॉइंट किया था फॉर्मेट, अगर आप उसका यूज़ करते हो, राइटिंग का भी अच्छे से यूज़ करते हो, आपकी सुंदर राइटिंग होती है उसमें, डाटा और मैप का थोड़ा यूज़ कर देते हो, तो टीचर को कहीं ना कहीं इंप्रेशन उसके ऊपर जाएगा, और टीचर ये फोकस ही नहीं कर पाएगा कि भाई ये क्वेश्चन कुछ और था और आंसर कुछ और है, क्योंकि आपने आंसर इस तरीके से लिखा है कि वो क्वेश्चन से पूरे तरीके से नहीं लेकिन काफ़ी मैच कर रहा है। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट ऐसा है कि आपके शुरू के 4 पॉइंट आप कितने भी अच्छे बना लो, लेकिन 5वें पॉइंट के बिना वो काम नहीं हो पाएगा, वो 90% क्रॉस नहीं हो सकते। कारण क्या है? चलिए मान लेते हैं कि आपको 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का इस बार आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ये मान लेते हैं। तो 100 नंबर के पेपर में अगर आपको 100 नंबर का आता था, लेकिन आपकी स्पीड इतनी कम थी कि आप वो पूरा कर ही नहीं पाए, आप 80 नंबर का कर पाए। और मान लेता हूँ कि आपने चारों पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है ऊपर वाले, तो चारों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके 80 में से आपके 75 या 76 नंबर आ भी जाते हैं, तो 90 क्रॉस तो नहीं होंगे ना। यानी कि स्पीड के बिना आपका पेपर अधूरा है। आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप ऊपर के चारों चीज़ें कंप्लीट कर सके, फॉर्मेट भी कर सके, राइटिंग भी अच्छे से बना सकें, डाटा मैप का भी इस्तेमाल कर सके, और स्मार्ट वर्क भी कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप आंसर में उतना ही लिखें जितना कि वो आपसे उम्मीद करते हैं, और ये साफ साफ लिखा होता है कि किस क्वेश्चन में या कितने मार्क्स के क्वेश्चन में
कितनी वर्ड लिमिट हमें लिखनी है। तो उसकी प्रैक्टिस अगर बिना किए जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। वो सारी चीज़ें हमें अभी ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि बाद में उन चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अभी से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं कि 2 नंबर वाले में सिर्फ उतना ही लिखें जितना कि वो वर्ड लिमिट मांगता है, और सेम चीज़ होनी चाहिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। तो हिस्ट्री के हिसाब से हिस्ट्री में, पॉलिटिकल के हिसाब से पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी के हिसाब से ज्योग्राफी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।